नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। अपनी मेन सीरीज का आज हम मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत से प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। ये जो अपनी मेन सीरीज है ये यूपीएससी, पीएससी जितनी परीक्षाएं हैं जहां पर मेंस पूछा जाता है उनके लिए है। इसमें हम बहुत विस्तार में बात करते हैं कि हम उत्तर को कैसे लिखेंगे, यानी हमारी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए जो हम परीक्षा में कम समय में बेहतर उत्तर लिख पाएँ। क्योंकि जब हम बेहतर उत्तर लिखेंगे तभी हमें उसका लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा जब हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो हमें चीज़ें याद ज़्यादा रहेंगी, जो हम प्रश्न में तथ्य प्रयोग करेंगे वह भी हमारे सही होने के चांस रहते हैं। आप क्लास को पूरा देखिएगा, हम यहीं पर प्रैक्टिस के दौरान ही सीख लेंगे कि कैसे हमें उत्तर लिखना रहेगा, क्या लिखना है, कितना लिखना है। पहली चीज़ है, जो हमारा प्रश्न है उसी के इर्द गिर्द हमारा उत्तर रहना चाहिए, उससे बाहर यानी टॉपिक से बाहर उत्तर नहीं जाएगा। प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार के सुधार किए थे उनके बारे में हमें बात करनी है दिल्ली सल्तनत में। जब भी हम मेंस का उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी प्रश्न की जो हेडिंग नहीं डालते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा प्रश्न के बारे में बताते हैं, यानी भूमिका जैसा बताते हैं। इसके बाद प्रश्न को धीरे धीरे हल करते हैं। प्रश्न हल करने में हम एक प्रारूप में चलते हैं, संतुलित भाषा हमारी होनी चाहिए। अगर इतिहास का प्रश्न है तो तथ्य भी इतिहास के ही होने चाहिए, ऐसा ध्यान रखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल होता है 1296 से 1316 ईस्वी, दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक था, जिसकी शासन व्यवस्था उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं और विशाल सेना की जरूरतों पर आधारित थी। उसने एक स्थिर, शक्तिशाली और केंद्रीकृत राज्य की स्थापना के लिए अभूतपूर्व आर्थिक और प्रशासनिक सुधार किए। देखो, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने दिल्ली सल्तनत के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। उसने ऐसे ऐसे आर्थिक और प्रशासनिक सुधार किए थे जो कि इतिहास में आज भी याद किए जाते हैं। उतने बेहतर कार्य अब तक कोई नहीं किया है, चाहे वो बाजार व्यवस्था को लेके हो, चाहे वो जमीन वगैरह को लेके हो, चाहे वो जनता के हितों को लेके हो। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए एक बड़ी और कुशल सेना को कम वेतन पर रखना और राजस्व में वृद्धि करना था। होता क्या था, देखो उस समय बहुत ज़्यादा हर समय युद्ध चला करते थे। हर राजा अपनी कोई न कोई नीति बनाता था, कोई न कोई राज्य को जीत कर अपने राज्य में मिलाना चाहता था, इसलिए युद्ध बहुत ज़्यादा चला करते थे। तो जब ज़्यादा युद्ध होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है धन की आवश्यकता पड़ती है, कुशल सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा हाथी और घोड़े इनकी सबकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय भी यही हुआ। पहला सुधार क्या था इनका? आर्थिक सुधार, बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी मार्केट कंट्रोल सिस्टम। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का केंद्र उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली था, जिसे सल्तनत के इतिहास में अद्वितीय माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सैनिकों के लिए निश्चित और कम दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना था, ताकि 1200 से 1400 रुपये प्रतिवर्ष के कम वेतन पर भी उनका जीवन यापन सुनिश्चित हो सके। देखो, अलाउद्दीन ने क्या सोचा कि सैनिकों को जो है कम दरों पर वस्तुएं उपलब्ध करा दो। जब कम दरों पर वस्तुएं उपलब्ध होंगी तो वो और ज़्यादा पैसे के लिए परेशान नहीं होंगे। भाई, अगर आपको कोई चीज़ 100 रुपये की मिलने लगे तो आप 500 कमाने की नहीं सोचोगे। तो इसने यही सोचा कि इनको जो है वेतन जितना दिया जाता है उस वेतन के अनुरूप ही इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था ले आओ जिससे कि आराम से इनका जीवन यापन होता रहे। तो ये सैनिक बरकरार भी रहेंगे और इनको काम भी आराम से मिलता रहेगा। तो इसमें क्या किया, मुख्य बिंदु में मूल्य निर्धारण। उसने अनाज, कपड़े, दास, मवेशी और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के निश्चित मूल्य निर्धारित कर दिए। कीमतों में वृद्धि करने वाले व्यापारियों को कठोर दंड दिया जाता था। जब बाजार में जैसे जरूरत की चीज़ें क्या है, आपको खाना, कपड़ा, यही सब चाहिए रहेगा, तो इनके जब मूल्य निश्चित हो जाते हैं
तो सबको बहुत सुलभता हो जाती है। जैसे अगर मान लो आपके यहाँ अनाज फिक्स कर दिया जाए कि 20 रुपये किलो ये मिलेगा, तो आप आसानी से खरीद सकते हैं, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीद सकता है, तो कोई विद्रोह वाली स्थिति ही नहीं पैदा होगी। और यदि कोई व्यापारी वृद्धि कर देता है, मान लो कोई घूसखोरी करता है, वृद्धि कर देता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया था। 3 बाजार लगते थे दिल्ली में, 3 बाजार स्थापित किए गए, जैसे गल्ला बाजार, यह अनाज के लिए था। सराय ए अदल, यह कपड़ा, शक्कर, सूखा मेवा और अन्य महंगी वस्तुओं के लिए था। और तीसरा क्या था, घोड़ा, दास और मवेशियों के लिए बाजार, यानी 3 चीज़ों के लिए बाजार बना दिए गए। अनाज सबकी ज़रूरत है, तो यह निम्नतम स्तर, निम्नतम मूल्य पर था। फिर जैसे कपड़ा है, शक्कर है, मेवा है, तो इसमें कुछ पैसा इससे ज़्यादा था। मान लो ये 20 रुपये का है, तो ये 22 रुपये का कर दिया गया। इतना भी ये नहीं बढ़ाया गया, महंगा किया गया कि लोगों की पहुंच से दूर हो जाए। तीसरा होता है घोड़ा, दास और मवेशी। तो ये मवेशी वगैरह का जो बाजार होता था, ये थोड़ा महंगा था, लेकिन इतना ये भी महंगा नहीं था कि एकदम पहुंच के बाहर होता जाए। फिर गोदाम और राशनिंग, यानी खराब फसल की स्थिति में बाजार में अनाज की आपूर्ति बनाए रखने के लिए उसने सरकारी गोदाम बनवाए। कुछ क्षेत्रों में राशनिंग प्रणाली भी लागू की। जैसे आपूर्ति कैसे होगी, जब हम कुछ मान लो अपने पास स्टोर रखेंगे, संग्रहित करके रखेंगे, तो उस स्थिति के लिए इन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा सरकारी गोदाम बनवा दिए। अब अनाज पैदा होता था तो उसको ये इकट्ठा कराते रहते थे। कभी युद्ध की स्थिति हुई या कभी अकाल जैसी स्थिति हुई, तो उस समय के लिए यह व्यवस्था करके पहले ही रखते थे। बाजार अधिकारी क्या थे, इस प्रणाली को लागू करने के लिए कठोर अधिकारियों की नियुक्ति की गई। जैसे सहनाए मंडी, या बाजार का प्रमुख अधीक्षक होता था। जैसे बाजार का जो पूरा कंट्रोल है ये इसी के हाथ में होता था। दीवाने रियासत, यानी व्यापारियों पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी था। फिर आता है बरीद और मुहियान, गुप्तचर अधिकारी जो बाजार की गतिविधियों और कीमतों की सूचना सुल्तान तक पहुंचाते थे। फिर आती है माप तौल में कठोरता, उसने माप तौल में बेईमानी करने वाले व्यापारियों को कठोर दंड दिया। यदि कोई व्यापारी कम तौलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। ऐसा 1-2 किताबों में लिखा गया है, सच कितना है पता नहीं, लेकिन इतना समझ में आता है कि उस टाइम इतना कठोर दंड थे घूसखोरी में या चालबाजी करने में, बेईमानी करने में, जिससे कि एक अच्छा खासा डर पैदा हुआ था। फिर मूल्यांकन करते हैं, थोड़ा सकारात्मक क्या है। इस प्रणाली ने मंगोल संकट के दौरान सैनिकों को संतुष्ट रखा, महंगाई पर सफलतापूर्वक नियंत्रण किया और राज्य को आर्थिक स्थिरता दी। यह मध्यकाल में एक कल्याणकारी राज्य की ओर उठाया गया कदम है, जो कि कहीं न कहीं से एक बेहतर दिशा की तरफ ले जाता है। महंगाई स्थिर है, इसलिए जनता शांत है। अगर महंगाई बढ़ने लगेगी तो जनता में सुगबुगाहट शुरू हो जाती है कि भाई ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, तो जनता कहीं ना कहीं से अपने ही राजा के खिलाफ जो है विद्रोह करने का विचार कर सकती है। इसलिए उसने बहुत चतुराई पूर्वक यह काम किया। अच्छा, इसकी कुछ नकारात्मक स्थितियां भी रहीं। यह प्रणाली बलपूर्वक लागू की गई और सुल्तान की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर थी। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद समाप्त हो गई, जो इसकी स्थायी संस्थागत नींव की कमी को दर्शाता है। बलपूर्वक कैसे था, अलाउद्दीन ने क्या किया, अपनी आवश्यकता के अनुसार सबको मतलब एक डरा धमका के कि हाँ भाई तुम्हें इतने का ही बेचना है। अब मान लेते हैं अनाज में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो थोड़ा महंगी आती थी, उनको भी मजबूरीवश व्यापारियों को सस्ते दाम पर बेचना पड़ता था, तो व्यापारियों का नुकसान होता था। अब चूंकि राजा के खिलाफ नहीं जा सकते थे, कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी, तो वहाँ पर इन स्थितियों में क्या किया गया, वो धीरे धीरे इसका विरोध तो करते थे लेकिन खुल के नहीं कर पाते थे। यह बात तब पता चली जब राजा की मृत्यु हो जाती है। शासक की मृत्यु होते ही ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि लोग इसे संतुष्ट नहीं थे। फिर भू राजस्व सुधार में क्या काम होता है, अलाउद्दीन ने राजस्व संग्रहण में बिचौलियों को समाप्त कर दिया और सीधे किसानों से लगान लेना शुरू कर दिया ताकि राज्य की आय में वृद्धि हो सके। जैसे भूमि माप, उसने जमीन की पैमाइश माप के आधार पर लगान निर्धारित करने की प्रथा शुरू की, जिसे मसाहत कहा जाता था। इसे कर निर्धारण में पारदर्शिता आई। फिर आता है बिचौलियों की समाप्ति। उसने खुतों, मुकदमों और चौधरियों जैसे ग्रामीण बिचौलियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उनमें भी
सामान्य किसानों की तरह वसूला गया। फिर आता है भू राजस्व दर। उसने भूमि उपज का 50% यानी आधी उपज भू राजस्व के रूप में निर्धारित किया। यह सल्तनत काल में सर्वाधिक दरों में से एक था। इसको 1/2 भी कह देते हैं, 50% भी कह देते हैं और आधा भी कह देते हैं। फिर आता है 2 नए कर। उसने आवास कर यानी घरी और चराई कर यानी चरी भी लागू किया, जिससे राजस्व का दायरा बढ़ता है। ये दोनों आपके यूपीएससी में पूछे गए थे कि यह दोनों कर किसके समय में लगाए गए थे। अब ये जो योजना बनाई इसका मूल्यांकन करते हैं जरा। जैसे सकारात्मक में क्या होता है, इन सुधारों ने बिचौलियों के शोषण को कम किया, राज्य की आय में भारी वृद्धि की, जिससे एक विशाल सेना का खर्च वहन करना संभव हुआ। यह सल्तनत की राजस्व प्रणाली का एक मजबूत स्तंभ बनता है। नकारात्मक स्थिति क्या होती है, 50% की उच्च राजस्व दर और अन्य करों ने किसानों पर भारी बोझ डाल दिया, जिससे उनकी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम आपको ये मेंस पढ़ाते हैं, ऐसे मेंस के निबंध पढ़ाते हैं। आप क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ये क्लास बराबर मिलती रहे। तीसरा आता है प्रशासनिक और सैन्य सुधार। तो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक नीति केंद्रीकरण और निरंकुशता पर आधारित थी। कैसे, जैसे निरंकुश राजतंत्र। उसने स्वयं को पृथ्वी के सुल्तानों का सुल्तान घोषित किया और उलेमा यानी धार्मिक वर्ग को राजनीति से दूर रखा। वह धर्म और राजनीति को अलग अलग रखने वाला पहला सुल्तान था और ये आपका यूपीएससी पूछता है। विशाल और स्थायी सेना। उसने स्थायी केंद्रीय सेना की नींव रखी, जिसे सीधे राज्य द्वारा वेतन दिया जाता था। फिर उसने दाग प्रणाली और हुलिया शुरू किया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की, ताकि सैन्य निरीक्षण के दौरान घोड़ों और सैनिकों की अदला बदली ना हो सके। पारदर्शिता के लिए अच्छी थी, लेकिन निरंकुशता पर आधारित थी। फिर खास विभाग। उसने दीवाने मुस्तक राज नामक एक विशेष विभाग की स्थापना की, जिसका काम राजस्व वसूलना था। अब इनकी नियम का मूल्यांकन करते हैं। सकारात्मक देखते हैं। हुलिया और दाग जैसी प्रणालियों ने सेना में भ्रष्टाचार को समाप्त किया और सैन्य संगठन को मजबूत बनाया, जो मंगोलों को सफलतापूर्वक हराने के लिए आवश्यक था। केंद्रीकृत शासन ने राज्य को स्थिरता प्रदान की। फिर नकारात्मक देखते हैं। उसके सुधारों ने अत्याचारी शासन को बढ़ावा दिया, जहां लोगों की स्वतंत्रता सीमित थी और गुप्तचरों का एक जाल बिछा हुआ था। इस प्रकार हमने इनकी तीनों जो योजनाएं लाई गई थी उस पर बात किया। 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। क्लास पसंद आई है सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और लोगों को शेयर करिए। ये क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।